नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G7 समिट्स में भारत की उपस्थिति के बारे में। जैसा कि एक बात हम सभी को तो स्पष्ट है कि भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन G7 ग्रुप का मेंबर नहीं होने के बावजूद हम एक खास स्थिति यह देख रहे हैं कि भारत को अनेक G7 समिट्स में आमंत्रित किया गया है। ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसके पीछे का रीजन यह है कि हमारे पास में एक प्रॉपर आर्टिकल है कि भारत G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे बार बार क्यों बुलाया जाता है। देखो, देखने वाली बात यह है कि अभी वर्तमान में G7 ग्रुप का 50वां सम्मेलन जो है वह इटली में चल रहा है। इटली इसकी मेजबानी कर रहा है और भारत को इटली के द्वारा आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और इस G7 ग्रुप की जो समिट है इसके अंदर आप शामिल होइए। हालांकि एज ए मेंबर के रूप में भारत शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत की उपस्थिति रहेगी। भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी और समझौते किए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खास है, क्योंकि हाल ही में इनके तीसरे कार्यकाल के शुभारंभ भी हुआ है। इन्होंने शपथ ली है और शपथ लेने के 4 दिन बाद इन्होंने अपना पहला दौरा जो इटली का है यह शुरू कर दिया है। मामला अपने आप में बहुत खास है ये। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भारत को बार बार G7 समिट्स में इनवाइट किया जाता है? देखो, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो ये इटली में होने वाली समिट है ना, ये भारत की 11वीं G7 समिट है। इससे पहले भारत 10 और G7 समिट्स को अटेंड कर चुका है। तो देख रहे हैं कि लगातार भारत को इनविटेशन मिल रहा है। भारत के जो प्रमुख है, प्रधानमंत्री वह जा रहे हैं, चीजों को देख जान समझ रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये सब चीजें तब हो रही है जब आप उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो आपको एक खास महत्व मिल रहा है, खास तवज्जो दी जा रही है G7 ग्रुप कंट्रीज के द्वारा। तो जरूरी है कि भारत के पास ऐसा खास क्या है या वे क्या खास कारण है जिस वजह से भारत को लगातार इस ग्रुप के द्वारा महत्व दिया जा रहा है। हर एक बात समझेंगे, लेकिन समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग एक क्वेश्चन देख लें जो आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बेहद सरल सा प्रश्न है। यदि आप लोग को आंसर क्लियर है तो जस्ट कुछ नहीं करना, बस कमेंट करने हैं अपनी बातें, इसके अलावा आगे बढ़ जाना है। अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे यही जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज, यही चीज आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ ली जाए कि G7 ग्रुप का मेंबर नहीं होने के बावजूद बार बार भारत को बुला ही क्यों रहे हैं, बताइए। तो इससे जुड़ी सभी बातें मैं आपको अभी बता दूंगा। यदि परीक्षा में पूछ ली जाती है तो नोट्स बना लेंगे, अच्छे से आप लोग लिख के भी आ पाएंगे। तो देखिए, अभी की स्थिति आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि भाई भारत अब तक 10 सम्मेलनों में शामिल हो चुका है। यह जो G7 समिट इटली में हो रही है, यह भारत की 11वीं G7 समिट है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 5वीं G7 समिट होने वाली है। इससे पहले 4 ये भी अटेंड कर चुके हैं जी। ये अलग ही रिकॉर्ड बना रहे हैं अपने, इनका अलग ही खास मामला चल रहा है। कब कब भारत गया है G7 समिट्स को अटेंड करने के लिए, ये भी समझना जरूरी है। और वो कौन कौन सी G7 समिट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, क्योंकि 5वीं हो गई ना इनकी अभी ये इटली वाली, तो चीजों को ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, भारत को सबसे पहले जिस G7 समिट में इनवाइट किया गया था वह थी 2003 की फ्रांस वाली। 2003 में फ्रांस की G7 समिट में इनवाइट किया गया था। उसके बाद ये शामिल हुए 2005 की यूके में। फिर 2006 की समिट रशिया में आयोजित हुई थी, उसमें इसको इनवाइट किया गया था। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आज के समय में रशिया इसका मेंबर नहीं है। रशिया 1998 में इसका 8वां मेंबर बना था और 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तो कब्जे के बाद से फिर सबने विरोध किया और रशिया को यहाँ से हटा दिया गया। जिस समय रशिया शामिल हुआ था, यह जो ग्रुप है इसको G8 के रूप में जाना जाने लगा था। रशिया के हटते ये ग्रुप वापस से अपने रूप G7 में आ गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। चीजें क्लियर। चलिए, 2006 के बाद 2007 जर्मनी में भारत पहुंचा, 2008 जापान में पहुंचा, 2009 इटली में पहुंचा, 2019 में फ्रांस में पहुंचा। देखने वाली बात यह है कि 2009 के बाद सीधा 2019, पूरे 10 साल का गैप मिला है भारत को यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। 19 के बाद से हम देख रहे हैं कि जितनी G7 समिट्स हो रही है, हर एक में भारत को इनवाइट किया जा रहा है। 19 में फ्रांस में इनवाइट किया गया। 20 की जो थी वह होनी थी यूएस के अंदर, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से उसको फिर पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन भारत को इसका भी इन्विटेशन था। 2021 यूके वाली में इनवाइट किया गया, 2022 जर्मनी में इनवाइट किया गया, वर्ष 2023 की जापान में हुई है, वहां भी भारत को इनवाइट किया गया। हम सब जगह गए। तो भारत के लिए सब पूरा का पूरा मामला बहुत अधिक खास बना हुआ है। आगे भी भारत को इस प्रकार का महत्व मिलता रहेगा, इसकी भी हम उम्मीद कर रहे हैं। पर ऐसा क्या है भारत के पास, क्यों भारत को इनवाइट किया जा रहा है, यह भी समझना जरूरी है। यह सारे कारण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला कारण है हमारे पास में भारत की जीडीपी। आज के समय में भारत की जो जीडीपी है वह लगभग $2.66 ट्रिलियन है। हम लोग टारगेट भी सेट कर दिए कि जल्द ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे भारत को, है ना। किस वर्ष तक बनाने का टारगेट सेट किया गया है, जरा कमेंट में तो बताओ एक बार, देखें कितने लोग एक्टिव हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं।
अब भारत की आज के समय में जो जीडीपी है वह 2.66 ट्रिलियन डॉलर है। अब ये जो डॉलर इकोनॉमी है भारत की, यह इकोनॉमी अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि G7 के 3 सदस्य देशों से ज्यादा है। यानी कि G7 जिसके देशों को माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारा पैसा है इनके पास में, इनकी जीडीपी बहुत मजबूत है, उसके अंदर 3 देशों से ज्यादा तो जो डीजीपी है वह जीडीपी भारत अकेले लिए बैठा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? भारत की जीडीपी फ्रांस से ज्यादा है, इटली से ज्यादा है, कनाडा से ज्यादा है। वहीं भारत की जीडीपी यूके के बराबर भी है। ये भी एक खास पॉइंट देखने वाला मामला है। यूके के बराबर, फ्रांस, इटली, कनाडा से ज्यादा। महत्व तो मिलना बनता है। अब जब हमारी जीडीपी ज्यादा तो हम इसमें शामिल क्यों नहीं है? शामिल कर लो फिर भारत को भी। हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में थोड़ी सी मार खा जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये समूह हमें महत्व देने पर मजबूर है। ये बुला रहे हैं बार बार कि आइए मोदी जी, आइए और बातें रखिए अपनी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और जिस प्रकार की जीडीपी आप बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चीजों का, हमारे लिए खास महत्व है भारत का, यह भी समझना जरूरी है। इतना मामला क्लियर हो गया सारा का सारा? बढ़िया। तो 2.66 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की, इसके 3 देशों से ज्यादा और यूके के बराबर, जिस वजह से भारत को खास महत्व मिल रहा है। पहला बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो पता लगता है कि भारत के पास में विकास संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दरअसल बीते दिनों हम ये देखते हैं कि आईएमएफ के अनुसार यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपने आप में पश्चिमी देशों से बहुत ज्यादा अलग है, यह भी उन्होंने बताया। पश्चिमी देश जो है वह अपने शिखर पे पहुंच चुके हैं। उन्हें जितना विकास करना था वो विकास कर चुके हैं, अब वो शिखर पर हैं, उससे अधिक संभावनाएं उनके पास नहीं है। लेकिन भारत के पास आज भी बहुत अधिक विकास संभावनाएं हैं और भारत की जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही है, ये हम सब लोग भी देख रहे हैं। यह एक बड़ा कारण है भारत को लगातार G7 के समिट के अंदर बुलाने का। एक खास स्टेटमेंट मेरे पास, मैं तो आपको बता देता हूं मैं आप लोग को। आईएमएफ की एशिया पैसिफिक की उप निदेशक एनी मेरी गोल्डे वुल्फ ने एक कथन दिया। इन्होंने स्टेटमेंट प्रस्तुत किया कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है जो उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। अब इतने बड़े बड़े लोग जब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो दुनिया का ध्यान तो आकर्षित होगा ही ना अपने आप में। और ये वास्तव में ये सत्य है, भारत के पास में आज भी विकास संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और उन्हीं विकास संभावनाओं की खोज में है ये सारे पश्चिमी देश, क्योंकि इन्होंने अपना सब निपटा दिया है, अपना इन्होंने बढ़िया से चीजों को उपयोग कर लिया है, चीजें अपनी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, ये विकास के शिखर पे पहुंच चुके हैं। अब इनका विकास जो है वह एक प्रकार से लगभग स्थिर अवस्था में, या जो बढ़ भी रहा है ना वो बहुत अधिक नहीं है। लेकिन भारत के पास संभावनाएं ज्यादा हैं और उन्हीं संभावनाओं से खुद को जोड़ने के लिए G7 कंट्रीज बार बार भारत को बुला रहे हैं कि आओ जुड़ते हैं, चीजों को करेंगे, बाकी चीजों को भी बढ़ाएंगे मिलजुल कर और पूरी दुनिया का विकास सुनिश्चित करेंगे। ये सब बातें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तीसरा बड़ा कारण है निवेश संभावना। भाई सबसे बड़ी बात वही है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, सबको पैसा चाहिए ना। अब क्या हो रहा है कि इनके पास विनिवेश की संभावनाएं बहुत कम है। अब इनके जो बिजनेसमैन है इनके पास पैसा है, तो बातचीत करके क्या होता है कि भारत से ये चीजें डील करते हैं और डील करने के बाद भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का जो मामला है वह बाजार क्षमता के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत है, कम लागत संबंधी उत्पादों के मामले में बहुत अधिक मजबूत है और व्यापार सुधार के मामले में भारत की स्थिति मजबूत है। भारत के पास एक अनुकूल औद्योगिक माहौल है जो तीव्र प्रगति सुनिश्चित कर सकता है और निवेशकों को खास लाभ दे सकता है। इस वजह से निवेशक भी चाहते हैं कि भाई भारत चलो, सब कुछ यही करना है। तो निवेशकों के लिए यह एक पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है, ये भी हम देख पा रहे हैं। श्रम क्षमता भी भारत की बहुत ज्यादा अच्छी है। हम सभी को यह पता है कि बीते दिनों रिपोर्ट आने लगी थी कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। वहीं चीन को पछाड़ने के साथ साथ अब हम यह भी समझ पाते हैं कि भारत के पास श्रम बल बहुत अच्छा है। आज के समय में भारत की 68% आबादी जो है वह कामकाजी है, यानी कि हमारे पास 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं उनकी जो लगभग अनुमान है प्रतिशत है वह 68%। वहीं इसके अलावा 65% आबादी हमारे पास में है 35 साल से कम। और ये जितने 35 साल से कम वाले लोग हैं इसमें खासतौर पर देखें तो युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हमें अच्छी तरह से मिल जा रहे हैं। अब दुनिया के निवेशक देख रहे हैं कि हम कंपनी लगा रहे हैं, कंपनी लगाने के बावजूद हमें सस्ते मजदूर भी मिल जा रहे हैं ना, भारत में वेजेस बहुत कम है और जो मिल रहे हैं वो भी यूथ है, साथ साथ स्किल्ड है और सेमी स्किल्ड भी है। क्या चाहिए और? चलो भारत की तरफ। भारत ललचा रहा है इनको, ये लालच में आ रहे हैं और इस वजह से यहाँ बढ़ रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। तीसरा बड़ा कारण हिंद प्रशांत के क्षेत्र को विशेष महत्व मिलना आज के समय में और G7 कंट्रीज का झुकाव। हम देख रहे हैं कि आज के समय में G7 कंट्रीज जो है वह खास झुकाव दिखा रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ताकि किसी एक का भी डोमिनेंस ना हो जाए। इसके अलावा जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है ना हमारी, उनको भी आज के समय में खास तवज्जो मिल रही है, ये भी देखने को मिल रहा है।
तो इसी वजह से जो G7 कंट्रीज हैं ये अपनी अपनी पॉलिसीज बना रही हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की कंट्रीज के लिए, आइलैंड्स के लिए, ताकि चीज़ों को बदला जाए। अभी आज के समय में अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश जो हैं ये ऐसी नीतियां अलग अलग बना रहे हैं और चाहते हैं कि हिंद प्रशांत के आसपास जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनके साथ इनकी नजदीकियां बढ़े, ये पास है। वहीं कुछ देश तो ऐसे तो नीतियां बना भी चुके हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ये सभी ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियों को पिछले साल ही तैयार कर दिया है या कुछ साल पहले तक तैयार कर दिया है। ठीक है, और इटली ने भी हाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। अब ये सब जुड़ना चाहते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो देश हैं उनमें भारत का विशेष महत्व है। तो इस वजह से भारत को पूछना भी जरूरी हो गया है इनके लिए, इसलिए बार बार इन्वाइट कर रहे हैं भारत को। समूह का घटता प्रभाव, जो G7 ग्रुप है ना, उसका आज के समय में ग्लोबली जो डोमिनेंस है वो गिर रहा है। देखो, इस ग्रुप का जो डोमिनेंस है ना, वह जस्ट बिकॉज ऑफ जीडीपी है। शुरुआत से देखा गया कि आपकी जीडीपी मजबूत है, आप दुनिया के मजबूत आर्थिक देश हैं, इस वजह से इन सातों देशों को महत्व मिल रहा था। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1980 के दशक में जो इन देशों की जीडीपी थी, यह 60% हुआ करती थी पूरी दुनिया की जीडीपी की। मतलब पूरी दुनिया में जितना जीडीपी है उसका 60% तो ये 7 देश लिए बैठे हुए हैं, ये देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये परसेंटेज गिर रहा है और आज के समय में यह मात्र लगभग 40% के आसपास रह गया है। अब डोमिनेंस जब गिर रहा है तो ये देख रहे हैं कि इंडिया तेजी से बूस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, और इंडिया की जीडीपी को हम अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, तो चीजों को बढ़ा भी लिया जाएगा। इससे ग्रुप को स्पेशल लाभ मिलने वाला है। तो इस वजह से संभावनाएं भी जताई जाती है कि हो सकता है आने वाले समय में भारत इस ग्रुप का 8वां सदस्य बन जाए। इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये सारे वही महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से भारत को लगातार बार बार G7 ग्रुप की समिट्स के अंदर इनवाइट किया जा रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इनवाइट किया जाएगा। अगर भारत इस ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो उसके बाद तो फिर मामला ही खत्म है। फिर तो हर समिट भारत के साथ होगी, फिर भारत में भी समिट होगी, ये हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि G20 समिट भारत ने अभी आयोजित की थी। चीजें क्लियर हैं सारी? तो जल्दी से प्रश्न का आंसर कर दीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चीजें क्लियर? बढ़िया। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। ठीक, आप लोग को आंसर चाहिए होगा, मुझे पता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझा अच्छे से हो, तो फिर कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो बाकी ऐसी ही बातों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति आईएएस पर। बाकी आज के लिए दीजिए मुझे विदा, और ऐसी कुछ बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।